हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी आर थीटा पॉइंट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस अगर किसी रीजन के अंदर, स्पेस के किसी रीजन के अंदर अगर हों तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो लेट वी हैव ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास एक फ्रेम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x, y और z। इस फ्रेम के अंदर है जो कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं। लेट ये q1 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1। ये चार्ज q2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। ये चार्ज है जो q3, इसका पोजीशन वेक्टर है r3। करेक्ट। और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। वी आर अवॉइडिंग these charges to represent here because our figure will be mess। मतलब फिगर है जो हमारा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम सब चार्जेस को नहीं बनाना चाहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस मे बी प्रेजेंट हियर। तो वी हैव ड्रॉन ओनली 3 चार्जेस q1, q2 एंड q3 एंड लेट वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट p। करेक्ट। हम इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस q1, q2 एंड q3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a line joining charge number q1 to p। Let this distance is r1p। It is directed from charge number q1 to charge p and the unit vector along this direction is r1p cap। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r1p है। अब है जो आप इसी टाइप से है जो q2 चार्ज को है जो ज्वाइन करें इस p पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास r2p। r2p का मतलब चार्ज नंबर q2 से p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? हाँ, इसी टाइप से जो q3 से p की डिस्टेंस है जो ये हो जाएगी आपके पास r3p। करेक्ट। We know that electric potential स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो एक स्केलर क्वांटिटी है आपके पास। तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सॉन Vn। V1 चार्ज नंबर Q1 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V2 Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V3 Q3 चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सो ऑन। इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर मोर देन 3 चार्जेस, इन 3 चार्जेस से अगर ज़्यादा चार्जेस है, देयर लेट देयर नंबर ऑफ चार्जेस आर n, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी ऑल्सो ड्यू टू nth चार्ज। nवें चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हमने बनाए यहाँ 3 चार्ज ही है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि n चार्ज भी अगर हो तो इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो V1 इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास K Q1 और ये हो जाएगा R1P। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q2 R2P, और इस Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q3 अपॉन R3P सॉन। अगर है जो 4th नंबर का चार्ज Q4 भी अगर हो तो वी कैन राइट K Q4 अपॉन R34 ए R4P एंड सॉन K Qn अपॉन RnP। करेक्ट।
मतलब इसी टाइप से जो टर्म्स बढ़ती जाएगी, आप चाहो तो है जो एनवे चार्ज के कारण भी है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू कैन राइट। नाउ इस टर्म को ये सब है जो एक समेशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, समेशन है ना, के क्यू आई आर आई पी वेयर वैल्यू ऑफ आई रन्स फ्रॉम 1 to n, अंडरस्टैंड। और के को है जो क्यों, चूँकि के चूँकि एक कांस्टेंट है, इट जस्ट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आई आर आई पी वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n। तो इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अगर n चार्जेस है जो किसी रीजन के अंदर है जो प्रेजेंट हो, तो उन n चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। अब लेट हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, इनकी जगह अगर हमारे पास एक कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर लेट वी हैव let we have volume charge distribution, volume charge distribution, let we have volume charge distribution, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉन्टीन्यूस टाइप का है, कॉन्टीन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है बच्चों कि इफ चार्जेस आर स्पेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विच आर डिसकंटिन्यूस बेसिकली इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन नेचर। तो जो आपके पास लेट है जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेट आप इसके लिए फिगर है जो बना सकते हैं, इट इज़ आर फ्रेम एक्स वाई जेड, और ये आपके पास है जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक वॉल्यूम है, इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, और उसके अंदर ये जो इस टाइप से जो चार्जेस है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब दे आर क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमको है जो इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हमें जो इसमें इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉन्टीन्यूस टाइप का है। तो लेट हम है जो एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये एक स्मॉल एलिमेंट मैंने क्यूबिकल टाइप का है जो स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इट इज़ ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, है ना। इसका वॉल्यूम है बच्चों dv, इसका वॉल्यूम है dv, और इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, ठीक है ना। अब इस वाले वॉल्यूम चार्ज, इस वाले जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। वी डिवाइड द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सच स्मॉलर वॉल्यूम एलिमेंट्स। ऐसे छोटे छोटे है जो आप है जो क्या करेंगे कि वॉल्यूम एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, और ऐसा ही एक वॉल्यूम एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया है सब, है ना। और लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बी रो कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। इसके अंदर है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, इसके अंदर पर मीटर क्यूब के अंदर लेट रो कूलम चार्ज, अंडरस्टैंड। और
ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है और ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर है, और इस डिस्टेंस के ऊपर ये r डिस्टेंस है, वेक्टर r, इट इज़ द वेक्टर r। तो इस पॉइंट के ऊपर P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो वी आर ट्रीटिंग दिस स्मॉल एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज, हम इसको एक पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, है ना। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन अबाउट स्मॉलर एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, है ना। इसको पॉइंट चार्ज अगर हम मान लें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों dV इक्वल्स टू K dQ ओवर R, है ना। दिस फॉर्मूला इज एनालॉगस टू V इक्वल्स टू KQ बाई R। इसके एनालॉगस है ये फॉर्मूला, V इक्वल्स टू KQ बाई R। हम इसको पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट कर रहे हैं। अब है जो dV इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dQ इसका dQ को मैं लिख सकता हूँ बच्चों रो इंटू dV, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट और डिवाइडेड बाय R। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो और भी एलिमेंट्स ले लेंगे, है ना, जैसे ये वाला एलिमेंट, है ना, ये वाला एलिमेंट, इस टाइप से हमें जो पूरे जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस छोटे छोटे जो स्मॉलर एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और इन सब के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उनका हम क्या करेंगे, एल्जेब्राइक सम करेंगे, है ना। तो नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल सच स्मॉलर एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा बच्चों इनका एल्जेब्राइक सम, समेशन dV, है ना, और ये समेशन K रो dV अपॉन R। अब बच्चों ये चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर इन एलिमेंट्स को बहुत स्मॉलर ले लेंगे, इनके वॉल्यूम को अगर हम बहुत स्मॉल ले लें, तो फिर क्या है कि इन एलिमेंट्स के बीच में जो गैप है दैट कैन बी इग्नोर्ड, एंड नो गैप इज लेफ्ट एंड ऑल द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर कैलकुलेशन। पूरा का पूरा है जो ये जो अगर हम इस एलिमेंट्स को छोटा ले लेंगे तो इनके बीच में कोई गैप नहीं छूटेगा, और अगर कोई गैप नहीं छूटेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, अगर जैसे ये बड़े बड़े एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, तो ध्यान रखना इनके बीच में ये वाला गैप छूट सकता है, ये वाला गैप। लेकिन अगर ये छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स है तो नो गैप इज लेफ्ट, है ना, एंड एंटायर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कवर्ड इन दिस केस। तो नाउ लेट taking limits, now taking limits dV tends to 0, है ना। in that case the entire charge is covered with no gap लेफ्ट, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आप है जो क्या करोगे, इसके अंदर है जो dV को टेंड्स टू 0 रख लें, तो ये हो जाएगा समेशन dV और dV टेंड्स टू 0, और इस कंडीशन में जो ये भी हो जाएगा आपके पास समेशन, है ना, K रो dV R
और लिमिट डी टेंड्स टू 0। अब चूंकि ये जो ऐसे एलिमेंट्स है जो पूरे वॉल्यूम के अंदर है, जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक के बाद एक है और गैप उनके बीच में है नहीं, तो इट इज़ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है जो कंटिन्यूस वेराइंग फंक्शन के अंदर है जो समेशन वाला साइन रिप्लेस हो जाता है इंटीग्रेशन से। अंडरस्टैंड? तो इस केस के अंदर है जो ये समेशन वाला साइन है जो रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से। तो डी और यहाँ है जो अगेन ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन वाला साइन यहाँ, और ये हो जाएगा रो डी और ये हो जाएगा आर। अंडरस्टैंड? और ये टोटल है जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आ जाएगा। dV इज़ द स्मॉल वॉल्यूम। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन है। अगर आपका रो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इट विल बी ए वेरिएबल क्वांटिटी। और अगर रो है जो यूनिफॉर्म, अगर है जो इसके अंदर है जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर या पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज की अमाउंट है अगर वो सेम है, तो उस केस के अंदर है जो रो है जो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। अब ये इंटीग्रल आपको अप्लाई करना है ऑल ओवर द वॉल्यूम। और अगर है जो ध्यान रखना कि कुछ केसेस में ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है, कुछ केसेस में सॉल्व नहीं होगा। जिनकी लिमिट्स ढंग से पुट की जा सकती है वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकते हैं, और जिनकी लिमिट्स आप पुट नहीं कर सकते हो, तो इरेगुलर जो शेप की बॉडीज़ जो होती है उनकी लिमिट्स आप है जो पुट नहीं कर सकते, तो इंटीग्रेशन है जो सॉल्व नहीं होंगे। अदरवाइज कुछ इंटीग्रेशन है जो इनमें सॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो एक वे है, एक तरीका है कि हम बाय इंटीग्रेशन, हम किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बाय इंटीग्रेशन है जो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब है जो बच्चों इसी सीक्वेंस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने जो एक शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के बारे में अपन ने डिस्कस किया है ना। वी नो दैट ड्यू टू a uniformly charged thin spherical shell, the electric field intensity at any outer point is given by E equals to KQ by R square, E equals to KQ by R square R कैप। अंडरस्टैंड? ये हमने जो पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर गॉस थ्योरम वाले चैप्टर के अंदर हमने जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन वाले पार्ट के अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर है जो किसी थिन होलोस्फेरिकल शेल जो है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है उसकी सरफेस के ऊपर, उसके कारण आउटर पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आता है फॉर आउटर पॉइंट्स, यानी शेल के बाहर अगर पॉइंट लिया जाए। तो मैं जो इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये इस टाइप का केस था। इट इज़ ए शेल और इट इज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अब है जो ये सेंटर है इस शेल का और आउटर पॉइंट ये P पॉइंट है, और P पॉइंट से O तक की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। करेक्ट? तो गॉस थ्योरम से हमने जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड हमने यहाँ चेक किया था KQ बाई R स्क्वायर आता है बाय गॉस थ्योरम। किससे आता है ये? बाय गॉस थ्योरम। अब बच्चों हमको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए सेम पॉइंट P के ऊपर इस आउटर पॉइंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर चूंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर है जो E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर,
इस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि ये पूरा चार्ज Q जो कि इस शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पूरा चार्ज इस आउटर पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ। अंडरस्टैंड? फॉर आउटर पॉइंट द होल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल बिहेव्स एज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। क्यों? क्योंकि ये जो हमको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये Q चार्ज अगर यहाँ पड़ा होता तो ये जो सेम इसके सेंटर पे ये O अगर यहाँ पड़ा होता तो इससे R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो आपको इसको पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट करते हैं तो हमारे को जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ KQ/R²। यानी आउटर पॉइंट के लिए पूरा चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये Q चार्ज है जो इसके सेंटर पे पड़ा हो और उससे R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/r² इस पॉइंट चार्ज के कारण जो आता है वही है जो इस शेल के कारण आता था। तो फिर आउटर पॉइंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो भी हम सेम रीजनिंग काम में लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये टोटल चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो फिर है जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसी सेम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो V = हो जाएगा KQ/r। किसके लिए? फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी फॉर आउटर पॉइंट्स, फॉर आउटर पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? आउटर पॉइंट्स के लिए ये जो चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे हो। और अगर P पॉइंट इसके सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, P पॉइंट अगर इसके सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा KQ/R, है ना? हाँ, इफ़ या मैं लिख देता हूँ इफ़ P lies close to surface तो V है जो सरफेस यानी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वो नियरली हो जाएगा KQ/R। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो आउटर पॉइंट के ऊपर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हुआ। अब अगर आपको कोई कहे कि थिन स्फेरिकल शेल के इंटीरियर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इंटीरियर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल